मुलाकात हो आपसे कुछ इस तरह हमारी, सारी उम्र एक मुलाकात में गुजार लूं। आदाब नाजरीन, मैं आपकी होस्ट समरीन एक बार फिर से कुछ लम्हे फुर्सत के आपके साथ गुजारने के लिए आपसे रूबरू हूँ। अब देखिए ना, मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा तो फिर आपसे बेतकल्लुफ़ी बढ़ रही है, साथ ही अंदाज भी शायराना होता चला जा रहा है। वैसे नाज़रीन, अगर वक्त की बात करें तो पता ही नहीं चलता कि वक्त कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है। एक हफ्ता बीत गया है आपकी और हमारी मुलाकात हुए। तो चलिए आज का अपना ये प्रोग्राम शुरू करते हैं और हमेशा की तरह आज एक मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए। ख़वातीन न सिर्फ जमीन पर अलग अलग गाड़ियां चला रही हैं, यहाँ तक कि आसमान में भी हवाई जहाज उड़ा रही हैं। लेकिन हमारे माशरे में अक्सर एक औरत की ड्राइविंग स्किल पर सवाल उठाए जाते हैं। सुरेखा शंकर यादव ने आज से तकरीबन 3 दहाइयों कबल ही इस सोच को तर्क कर दिया। सुरेखा यादव एक आम से खास इंसान तब बनी जब उन्हें मुल्क की पहली पैसेंजर ट्रेन ड्राइवर बनने का शर्फ हासिल हुआ। महाराष्ट्र के सतारा में रहने वाली सुरेखा के मुताबिक वो बचपन से ही एक टीचर बनना चाहती थी, लेकिन जब उन्हें रेलवेज में काम करने का मौका मिला तो उन्होंने ट्रेन पायलट बनने का फैसला लिया। रेलवेज के इम्तहानात पास किए, इसके बाद वो मालगाड़ी की ड्राइवर बनी और आखिर में एक्सप्रेस ट्रेन की ड्राइवर बनी तो जैसे उनके ख्वाब भी पटरियों पर दौड़ने लगे। सुरेखा ने पुणे के दक्कन क्वीन से CST रूट पर ड्राइविंग की, जो काफी खतरनाक रास्ता माना जाता है। के बाद से ही उन्हें हिंदुस्तान की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर का खिताब हासिल हुआ। सुरेखा ने न सिर्फ मुल्क भर की पटरियों पर रेल दौड़ाई, बल्कि हमेशा के लिए इस सोच पर ब्रेक लगा दिए कि किसी भी तरह की ड्राइविंग सिर्फ मर्दों के लिए है। सुरेखा की ये कहानी उन हजारों खवातीन के लिए अपने ख्वाबों को पूरा करने का एक न्योता है और एक सबक भी कि खवातीन हर वो काम करने की हिम्मत जुटाएं जो वो करना चाहती हैं। वाकई इनकी मोटिवेशनल स्टोरी देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर इंसान के इरादे मजबूत हों तो दुनिया की कोई भी शय हासिल की जा सकती है। ख़ास तौर से अगर ख़वातीन की बात करें तो वो कुछ भी दिल में ठान लेती हैं तो उसे हासिल करके ही रहती हैं। तो चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आज इस प्रोग्राम में कुछ बातें होंगी फैशन से जुड़ी, जिसकी टिप्स हमें देंगी छोटी छोटी टिप्स रिंकू जी। साथ ही हम बात करेंगे वैदही जी से, जो हमें स्पेशल चाइल्ड का ख्याल कैसे रखा जाए ये बताएंगी। और इसके बाद हमेशा की तरह आपकी किचन से कुछ और टिप्स। आज के मॉडर्न दौर में हर कोई फैशनेबल दिखना चाहता है और अगर बात करें ख़वातीन की तो हर औरत ये चाहती है कि वो फैशनेबल दिखे, स्टाइलिश नज़र आए और इसलिए नए नए ट्रेंड्स भी फॉलो करती हैं। वैसे हमारे समाज की एक सोच ये भी है कि फ़ैशन सिर्फ नौजवानों के लिए है और बढ़ती उम्र में फ़ैशन अच्छा नहीं लगता। हालांकि ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि उम्र चाहे 20 की हो या 50 की, आपने क्या पहना है, आपकी शख्सियत पर क्या सूट कर रहा है, ये मैटर करता है। बहरहाल आज फैशन से जुड़ी कुछ और बातें लेकर, कुछ और सवाल लेकर रिंकू जी के पास, जो बाज़ाब्ता एक फ़ैशन डिज़ाइनर है। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू समरीन। रिंकू जी, सबसे पहला और अहम सवाल, फ़ैशन आखिर क्या है? क्या फ़ैशन वो है जो हम मार्केट में देखते हैं या मॉल्स में देखते हैं, तरह तरह की ड्रेसेस, या फिर जो हमारी अलमीरा में, वार्डरोब में जो चीज़ें हैं उनको भी हम फ़ैशन के रूप में मतलब पहन सकते हैं, इख्तियार कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं। तो आपने सवाल जो करा है वो बहुत अच्छा करा है कि फ़ैशन क्या है। बहुत कम लोग होते हैं जो ये सवाल करते हैं कि फ़ैशन क्या है। फ़ैशन हर जगह नाम में तो आता है, हम अपने पूरे दिन में कम से कम 10 दफ़ा ये शब्द यूज़ करते हैं कि फ़ैशन फ़ैशन फ़ैशन। फ़ैशन क्या है? मैं मानती हूँ, बीइंग अ फ़ैशन डिज़ाइनर, या मैं अपने आप को एक फ़ैशन एंटरप्रेन्योर कहती हूँ, कि फ़ैशन जो है वो कंफर्ट है। फ़ैशन इज़ योर कंफर्ट। अब वो कंफर्ट आपके कपड़ों में हो, आपके मेकअप में दिखाई दे, आपके आसपास आपके इंटीरियर्स में दिखाई दे, सो दैट इज़ फ़ैशन। जो आपको कंफर्ट दे, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे, दैट इज़ फ़ैशन। अब सेकंड आपने मुझसे पूछा कि वो हम वार्डरोब में जो है हम उसी में से ला सकते हैं या कैसे। जनरल अगर हम एक आम आदमी की बात करें, हम आम महिला की बात करें,
सो फैशन अगर सबसे पहले अगर किसी के दिमाग में आता है तो फैशन से कपड़े के दिमाग में आता है। सो कपड़ा जो है वो फैशन का एक सिनोनिम हो गया कि फ़ैशन और कपड़ा साथ साथ चलते हैं। सो अगर आप खुद स्टाइलिश हैं, आप फैशनेबल हैं, सो आपकी अपनी वार्डरोब में से, आपकी अपनी अलमारी में से ही आप बहुत कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत कुछ स्टाइल कर सकते हैं। और मॉल जो है वो एडिशन हो जाता है, आप नई शॉपिंग करते हैं तो वो +1 हो जाता है, बट ऑलरेडी आपके पास बहुत कुछ है जो आप स्टाइल्स के साथ, न्यू स्टाइल्स के साथ आप उसको इनकलकेट करते हैं, तो आप फैशनेबल बन सकते हैं और एक न्यू फैशन आइकन अपने आप में क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा रिंकू जी, ये तो आपने बताया कि फ़ैशन आखिर है क्या। अब अगला जो सवाल है बेहद अहम, वो ये है कि बाज़ार में अलग अलग तरीके के पैटर्न्स हैं, चेक हैं, लाइनिंग में है और आपके फ्लोरल हैं, लेकिन अक्सर हमें ना ये समझ नहीं आता कि हमारी शख्सियत पर क्या सूट करेगा और हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं मार्केट जाके किसी शॉप से कि कैसा लें, क्या करें। तो इस बारे में आप बताइए कि क्या है, मतलब क्या लेना चाहिए बॉडी के हिसाब से, आप पतले हैं, दुबले हैं या थोड़े से बल्की हैं, इस हिसाब से। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम कुछ भी मार्केट में कुछ भी बाय करते हैं तो सबसे पहला जो दिमाग में चीज़ होना चाहिए कॉन्फिडेंस, कि हम जो भी खरीदेंगे हम उसमें ब्यूटीफुल लगेंगे। जब ये थॉट प्रोसेस अगर हमारा रहेगा ना, हम कुछ भी खरीदे तो इसमें एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। अब आप ये कहेंगे कि ये तो मैं डाइवर्ट हो गई, डाइग्रेस हो गई पॉइंट से, आप कर रहे हैं फैशन की बात और मैं आ गई लाइफस्टाइल कोचिंग पे, बट फैशन और साइकोलॉजी जो है ये भी साथ साथ चलते हैं। अगर अब जो ह्यूमन बॉडी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी है, एप्पल शेप्ड बॉडी है, पियर शेप्ड बॉडी है, इन्वर्टेड ट्रायंगल है, आउटवर्टेड ट्रायंगल है। सो आपको अपनी बॉडी टाइप का पता होना चाहिए। अगर बॉडी टाइप पता होते हुए आप कपड़े का चयन करेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा, आप लगेंगे हर चीज़ में अच्छे, वो कॉन्फिडेंस है, सो यू विल लुक ब्यूटीफुल इन एवरीथिंग। बट अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं तो मैं कहूँगी आप हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स को अवॉइड करें, आप वर्टिकल स्ट्राइप्स पहने सीधी, तो जो सीधी स्ट्राइप्स होंगी, मोनोक्रोमैटिक कलर्स होंगे, सिंगल कलर्स होंगे, जैसे आपका जो टॉप है, टॉप टॉर्सो है वो ब्लैक है और नीचे भी आपने ब्लैक ही पहना है। सो सिंगल कलर वर्टिकल स्ट्राइप्स जो हैं वो आपको लंबा दिखाएंगी अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं। अगर थोड़ा सा ब्रॉडर फ्रेम है आपका तो आप हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स को अवॉइड कीजिए, सो वो आपको और ब्रॉड करता है। सो सिंगल कलर अगेन आप पहने तो वो आपको पतला दिखाएगा। डार्क कलर्स का अगर आप चुनाव करें सो डार्क कलर्स आपको ज़्यादा सूट करेंगे। चेक्स जो हैं, चेक से भी हम थोड़े ब्रॉड लगते हैं, तो चेक्स के साथ क्या होता है, जब हम चेक्स पहनते हैं तो कंप्लीट लुक चेक्स की ना देके हम टॉप अगर हम सॉलिड ले लें तो वो ज़्यादा बेटर लगता है। फ्लोरल्स जो है डिपेंड करता है, अब फ्लोरल स्प्रिंग समर हम कलेक्शन, फैशन में जो है 2 कलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, स्प्रिंग समर एंड फॉल ऑटम। सो स्प्रिंग समर्स को नॉर्मली हम एसोसिएट करते हैं फ्लावर्स के साथ, ब्यूटीफुल पेस्टल कलर्स के साथ। सो स्प्रिंग समर में फ्लावर्स जो हैं वो डोमिनेट करते हैं। सो समर्स में अगर आप फ्लोरल कलेक्शन पहने तो वो बहुत ब्यूटीफुल रहेगा, और उसमें भी अगर प्रिंट बड़ा है तो अगर आप टॉल हैं तो आप बड़ा प्रिंट पहने, आप शॉर्ट हैं तो आप थोड़ा छोटा प्रिंट पहने, तो वो जो है आपकी हाइट को, आपकी लुक्स को और उस पे 4 चांद लगा देगा। सो इस तरह से अगर आप कपड़े का चुनाव करें तो सुंदर तो लगेंगे ही, बट वो कहते हैं ना खूबसूरती में 4 चांद लगाना, तो वो वाली बात हो जाएगी। रिंकू जी आपने बिल्कुल सही फरमाया। सबसे पहली बात तो यही है कि आप जो भी चीज़ कैरी कर रहे हैं, जो भी कपड़ा पहन रहे हैं, उसे फुल कॉन्फिडेंस के साथ पहने। अच्छा, एक और सवाल ये है कि अक्सर जो है हम अपने रंग को लेकर, है ना, स्किन टोन को लेकर बहुत ही ज़्यादा बेदार रहते हैं कि अब मान लीजिए डस्की स्किन है तो कई नौजवान लड़कियों को समझ में नहीं आता, कहीं जा रही हैं किसी ओकेजन पे या किसी इवेंट पे तो अलमारी खोल के खूब कपड़ों के ढेर लगा देंगी, क्या पहने क्या सूट करेगा क्या नहीं, बड़ी कॉन्शियस रहती हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि ये भी माना जाता है, एक सोच भी ये है कि फेयर है तो सारे ही रंग सूट करेंगे, कोई भी कपड़ा पहने अच्छा ही लगेगा। तो उन लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं जो इस मतलब कश्मकश में मुब्तला रहती हैं? ईश्वर ने जो ये देह दी है बहुत खूबसूरत दी है। सो इसमें आप ये मत सोचें कि आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप व्हीटिश हैं, आप जो भी हैं आप बहुत खूबसूरत हैं। खूबसूरती अंदर से लाइए, मगर उस खूबसूरती में भी अगर थोड़े से आप डस्की हैं, सो नॉर्मली इंडियंस
स्किन टोन जो है वो पीची और पेल है। अगर आप कॉम्प्लेक्शन की तरफ जाएं, सो आर कंट्रीज लाइक हम ईस्ट में हैं, सो ईस्ट में नॉर्मली एशियंस का जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो पेल और पीच होता है। वेस्ट की तरफ आप जाएं, सो दे आर लिटिल फेयर, पिंक होता है। सो पेल और पीच स्किन टोन जो है, अगर हम उनमें ऑफ वाइट कपड़े पहनेंगे तो वो अच्छे लगेंगे। तो एक होता है बहुत ज़्यादा सफ़ेद होता है, एक थोड़ा अंडरटोन होता है, बेज टोन। सो बेज टोन, अगर आप वाइट कलर देखें तो बेज आपको सूट करेगा। कई बार गर्ल्स होती हैं, उनको लगता है हमारा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा दबा हुआ है, हम थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन है, तो अगर हम वाइट पहनेंगे तो हम पे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है, आप पहनिए, बट आप उसके शेड को थोड़ा सा जो पीच और पेल की तरफ जाए ताकि वो आपकी स्किन टोन से बिल्कुल अलग ना दिखे, आप वो पहन सकते हैं। आपको अर्दी टोन ज़्यादा सूट करेंगे, आपको मरून सूट करेगा, आपको ग्रीन सूट करेगा। कलर सब बहुत ब्यूटीफुल है, आपको सूट करेंगे, बट आप शेड कार्ड से चुनाव कर लीजिए। आप रख के देखिए कि कौन सा कलर आपको ज़्यादा वाइब्रेंट बना रहा है। सो एज़ पर दैट आप अपने कलर का चुनाव कर सकते हैं। रिंकू जी, अक्सर क्या होता है ना कि मौसम के हिसाब से कपड़े पहने जाते हैं यूँ तो, लेकिन मान लीजिए कि गर्मियाँ हैं और हमारा दिल बहुत चाह रहा है कि हम डार्क कलर पहन लें, रेड पहन लें, लेकिन थोड़ा सा ना झिझकते हैं कि इतनी गर्मी में, पसीनों में कैसे हम इसे कैरी कर पाएंगे। तो क्या कैरी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, बहुत अलग अलग, अब लाल में भी आप देखिए कि ये होता है ना, बहुत एक हम कहते हैं गाजरी लाल, यू नो, कैरेट रेड, देन हम कहते हैं पीची रेड, फिर हम कहते हैं टमाटरी लाल। सो हर लाल रंग का भी एक अपना एक रंग है, एक शेड है। सो उसको ध्यान में रखते हुए, अब समर्स हैं तो हम एक कैरेट रेड कलर कर सकते हैं। अब उसमें भी अगर हम दोपहर में कहीं जा रहे हैं तो हम उसको लाइटर टोन ऑफ रेड में लेके जा सकते हैं। हम शाम को कहीं जा रहे हैं तो रेड ही पहनने का मन है तो उसको हम मरून टोन में लेके जा सकते हैं। सो अगर हम ये टोन्स की वेरिएशंस कर लें, और उसमें भी मैं आपको बताऊं, आपके मेकअप का चुनाव जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आपने रेड आउटफिट पहना है समरीन, तो रेड के साथ अगर आप रेड लिपस्टिक लगा लेना तो समर्स में बहुत ज़्यादा लाउड लगता है। रेड के साथ अगर आप नूड लिपस्टिक लगाएं, जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल नेचुरल लिपस्टिक लगाएं, तो वो रेड कलर आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। सो आपके मेकअप का चुनाव, आपके कपड़े का चुनाव और आपका कंप्लीट लुक का चुनाव जो है, जब वो आप इकट्ठे करते हैं तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल शख्सियत निकल के आती है। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि आप जो भी पहने फुल कॉन्फिडेंस के साथ पहने और सही चुनाव करके पहने, तभी आपकी शख्सियत उभर कर आएगी। और हर लड़की खूबसूरत है, ये ना सोचे कि हमारा स्किन टोन ये है तो हम पर ये जचेगा नहीं जचेगा। जैसे कि रिंकू जी ने बताया, आप काफ़ी चीज़ें ऐसी मतलब मार्केट में अवेलेबल हैं जिन्हें आप ऑप्ट कर सकते हैं। रिंकू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाजरीन को, ख़ास तौर से ख़वातीन को इतनी अहम जानकारी फ़राहम की। लेकिन रिंकू जी, अगली बार हम आपको फिर ज़हमत देंगे, आपके पास आएंगे कुछ और सवालों के साथ फैशन से जुड़े। नाजरीन, कायनात की बेहतरीन नेमतों में से एक है औलाद। हर इंसान चाहता है कि उसका बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो, लेकिन बदकिस्मती से अक्सर ऐसा नहीं होता और एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जो शारीरिक और मानसिक दोनों ही तौर पर सही नहीं होता, एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं होता। ऐसे बच्चों को हम स्पेशल नीड चाइल्ड की कैटेगरी में रखते हैं। इन बच्चों के माँ बाप को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कैसे करते हैं इन चुनौतियों से वो डील, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हम आ गए हैं वैदेही सुब्रमण्यम जी के पास। तो आइए, चलिए करते हैं उनसे बात। वैदेही जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है हमारे प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के में। नमस्कार। नमस्ते। अच्छा वैदेही जी, आज हम बहुत ही ख़ास टॉपिक पर आपसे बात करने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि ये स्पेशल नीड चिल्ड्रन होते क्या हैं? वो बच्चे स्पेशल नीड बोलते हैं हम, वो मानसिक रूप से स्पेशल नीड होते हैं और फिज़िकली चैलेंज भी हो जाते हैं। एंड ये दो कैटेगरी में इसको बांट सकते हैं। और इसमें फ़िज़िकली चैलेंज, पहले हम पोलियो बहुत करते थे हमारा इंडिया में, पर पोलियो के वैक्सीन आने के बाद अभी धीरे धीरे वो डिसेबिलिटी कम होते जाते हैं। अभी ज़्यादा तरफ
हियरिंग इम्पेयर्ड सुन नहीं पाते हैं बच्चे और बोल नहीं पाते हैं, और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बच्चे अभी आजकल स्पेशल कैटेगरी में आ रहे हैं। वो बहुत बड़ा मुद्दा है, हम सारा मिलकर इस पे काम करना पड़ेगा। और इसमें मानसिक रूप में क्या क्या कैटेगरी होते हैं, एक तो डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, एक सेरिब्रल पैल्सी बोलते हैं, एक दूसरा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। और फिजिकली चैलेंज में बहुत बोल नहीं पाते बच्चे, वो सुन नहीं भी पाते हैं। ये बच्चे के लिए ख़ास तौर पर प्रोफेशनल्स आजकल है, चाहे हो साइकोलॉजिस्ट हो और सोशल वर्कर्स हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो और फिजियोथेरेपिस्ट हो और प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक स्पेशलिस्ट हो, ये लोग एंड साइकियाट्रिस्ट भी अवेलेबल है। सो उन लोगों के सारा मिलकर इन बच्चे के ऊपर हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। अच्छा मैम, आपने तो ये काफ़ी कैटेगरीज हमें बता दी हैं। अब ये बताइए कि क्या अर्ली प्रेगनेंसी में ये पता चल सकता है कि बच्चा एबनॉर्मल तो नहीं है, या फिर अगर बच्चा हो गया तो फिर क्या किया जाए? ये ज़रूर, अभी आजकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है, मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया, फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर में भी सेरिब्रल पैल्सी एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को पता चल जाएगा। और जो दूसरा बात है, पहले ये फैमिली में एक बच्चा ऐसे है तो सेकेंड प्रेगनेंसी में वो कॉशियस भी ले सकते हैं, पहले से डॉक्टर के पास दिखा भी सकते हैं, फिर इसके इंजेक्शंस भी अवेलेबल हो जाते हैं। उसके सपोज आप फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर फर्स्ट 3 महीने में छूट जाएगा तो अगला ट्राई सेमेस्टर में भी हम कर सकते हैं। फिर 6 महीने होने के बाद अभी लेटेस्ट एक्ट में अमेंडमेंट आ गया, 6 महीने तक आपको चाहिए तो बच्चों को हम अबॉर्ट भी कर सकते हैं। if ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है वो माता को भी बहुत दिक्कत हो जाएगा बर्थ में, डिलीवरी में, वो भी उनको भी हम MTP के एक्ट द्वारा वो भी कर सकते हैं। मतलब ये कहा जाए कि ये पूरी तरीके से माँ बाप पर निर्भर है, डिपेंड करता है कि वो बच्चे को मतलब रखना चाहते या नहीं रखना चाहते, उनके ऊपर निर्भर करता है। या इन लोगों का डिसीजन है, वो लोग डॉक्टर्स भी एडवाइस भी ले सकते हैं, बिकॉज वो एडवाइस लेने के बाद वो सारा सोच समझकर ये डिसीजन ले सकते हैं। सपोज बच्चे अंदर ही थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाए तो वो माँ को भी बहुत खतरनाक भी हो जाते हैं। इसके लिए बड़ा माता लाइफ के लिए भी हम ये डिसीजन भी ले सकते हैं। सपोज अभी बच्चे अंदर को थोड़ा डिसेबिलिटी है, वो मम्मी के ऊपर भी असर पड़ सकते हैं। काफ़ी केसेस में सपोज मम्मी ने कुछ दवाई ले लिया, प्रेगनेंसी नहीं चाहे, फिर लेकिन वो कंसीव हो गया, उस टाइम दोनों माँ और बच्ची को दोनों को भी असर हो जाते हैं। सो इसके लिए बेस्ट डिसीजन है वो डॉक्टर के पास कंसल्ट करके अच्छे हॉस्पिटल में जाके मेडिकल असिस्टेंस के द्वारा वो डिसीजंस ले सकते हैं। अच्छा वैदेही जी, ये बताइए कि शहरों में तो कई लोगों को जानकारी होती भी है, मालूमात होती भी हैं इस बारे में, लेकिन गांव देहात की अगर बात करें, वहाँ अगर जो लोग हैं किसी के यहाँ ऐसा बच्चा पैदा हो गया तो वो क्या कदम उठाएं? ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन ये ज़्यादा तरफ अनपढ़ होते हैं, ये ऊपरी बोलते हैं, ये बोलते हैं, लेकिन साइंस द्वारा मेडिकल्स द्वारा वो नहीं देखते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अभी अवेयरनेस डिसेबिलिटी ऊपर बहुत फैल रहे हैं, टीवी में भी आ रहे हैं, पेपर में भी आ रहे हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में डिसेबिलिटी कमेटी भी है, उनके द्वारा भी इंफॉर्मेशन बहुत लोगों को पहुंचाते हैं। सो इसमें इस पर क्या नीड है तो ज़्यादा अवेयरनेस करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बच्चा हो गया, फिर इनके ज़्यादातर फैमिली लोग क्या करते हैं, माता और पिताजी लोग 6 महीने तक उनको ये एक्सेप्ट करने के, ये मेरा बच्चा ऐसा हो गया, क्यों है, ये मेरा फॉल्ट है, ये मेरा कर्मा है, भगवान मुझे ऐसे कर दिया, इन लोगों को दूसरों को ब्लेम डालकर फैमिली में बहुत डिस्टर्बेंस भी हो जाते हैं। फिर इनको किधर लेके जाना, उनको जानकारी भी इतना नहीं होते हैं, एंड ज़्यादातर ये लोग सोचते हैं कि मेरा कर्मा है, इसी तरह ऐसे हो जाएगा, लेकिन इसमें हटक गया कि आगे कदम नहीं उठाते हैं। लेकिन बच्चे ऐसे डिसेबिलिटी होने के बाद कितना जल्दी से जल्दी आप कदम उठाए हैं, हम बोलते हैं कि इसको अर्ली इंटरवेंशन। सो अर्ली इंटरवेंशन में वो दवाई भी जल्दी काम करेगा, वो थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बच्चों ऐसे हैंड हो गया, इसको निकाल में, छोटे बच्चे से निकाल में और एक्सरसाइज देने में बहुत आसान हो जाते हैं। पर 4 साल 5 साल होने के बाद ये सारा थोड़ा स्टिफ हो जाते हैं, फिर थेरेपी भी थोड़ा बहुत लंबा समय ज़्यादा है। और बच्चे को लेटर बट 7 साल 8 साल होने के बाद
हम एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग बोलते हैं। इन लोगों को कैसे ब्रश करना, कैसे कॉम करना, बच्चे को बटन कैसे खोलना, बटन डालना, ये छोटे छोटे चीज़ भी सेरिब्रल पाल्सी चिल्ड्रन और मस्कुलर डिस्टर्ब चिल्ड्रन को बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं। सो हम जल्दी के जल्दी डॉक्टर के पास जाके, थेरेपिस्ट के पास जाकर एक्सरसाइज शुरू करने में, वो एक्सरसाइज भी लेंगी, वो माता पिता भी वो एक्सरसाइज सीख सकते हैं वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से। अच्छा। सो फिजियोथेरेपी होता है वो मशीन द्वारा करते हैं, लेकिन ऑक्यूपेशनल थेरेपी सिंपल, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको सिंपल एक्सरसाइज सिखा सकते हैं, वो घर में भी आप लोग कर सकते हैं, वो बच्चे को ज़्यादा बल्ला हो जाएगा लेटर। और कितना जल्दी हम शुरुआत करते हैं ये थेरेपी के लिए, इतना फ़ायदा वो बच्चे के लिए हो जाएगा। अच्छा अच्छा। अच्छा, वैसे आप थेरेपी की बात कर रही हैं तो किस किस तरीके की थेरेपी इसके अंदर आती हैं? पहला तो ये ऑक्यूपेशनल थेरेपीज में पहले ही बताया, इसमें कोई मशीन नहीं है, हैंड द्वारा करते हैं। सो ये तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, न्यूरो स्पेशलिस्ट भी है इसमें, बच्चे की थेरेपीज भी है। वो ज़्यादा समटाइम्स एक्सीडेंट में डिसेबिलिटी हो जाते हैं, उनको भी अडल्ट थेरेपी भी होते हैं। अच्छा। और ये टेक्निक मैंने अभी पेपर में आज पढ़ाया, एक ऑटिज्म चिल्ड्रन है, वो ऑटिज्म चिल्ड्रन अभी ज़्यादा हो रहे हैं, उनको भी वाटर थेरेपी बोलते हैं। एक लेडी अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड 12 ईयर ओल्ड ऑटिज्म गर्ल वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, इन्होंने श्रीलंका से कन्याकुमारी तक स्विम कर कर आ गया। अच्छा। हाँ, वो ऑटिज्म चाइल्ड है, लेकिन इनको पेरेंट्स बहुत मेहनत करके ये वाटर थेरेपी से स्टार्ट हो गई, अभी बच्चे अभी रिकॉर्ड ब्रेक भी किया। सो ये बच्चे भी कर पाएगा, लेकिन पेरेंट्स इनका बहुत साथ देना, और कौन सा थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं उनको भी बहुत साथ देना, और स्कूल भी इनके जाना, सोसाइटी हम लोगों को भी ऐसे बच्चे को एक्सेप्ट करना, फिर हम सब मिलकर वो बच्चे को लाइफ में कुछ बदलाव ले आ सकते। वैसे तो हर माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश अच्छी तरीके से ही करते हैं, लेकिन जो स्पेशल नीड चाइल्ड बच्चे हैं उनके लिए जो है वो स्पेशल एक तरीके से क्या है, उनके ऊपर तवज्जो देना वो ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी ऐसी बहुत सारी बातें हमारे लिए और जानना है इसी टॉपिक पर, तो अगली मर्तबा फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, कुछ और सवाल आपसे पूछेंगे। नाज़रीन, पिछले कई हफ्तों से हमने डॉक्टर साहिबा से बहुत सारी मालूमात हासिल की है कि जो हमारे बावर्ची खाने में, किचन में चीज़ें हैं, उनसे कैसे घरेलू नुस्खे तैयार किए जा सकते हैं। लेकिन आप और हम ये अच्छे से जानते हैं कि हमारी बातें भला इतनी जल्दी कहाँ ख़त्म होती हैं। एक बार फिर से हमने डॉक्टर मुज़म्मिल रहमान से रब्ता कायम किया, आज वो फिर हमारे साथ मौजूद है हमारे प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समरीन जी, आपने पिछले एपिसोड्स में हमें काफ़ी हमारे नाज़रीन को जानकारी दी कि घरेलू नुस्खे से हम कैसे फैज़याब हो सकते हैं। आज मैं आपसे जानना चाहूँगी तुलसी के बारे में। तुलसी, जैसे कि आप ये भी जानती हैं कि बहुत से घरों में जो है इसके पौधा लगाया जाता है, इसे शुभ माना जाता है, इसे पूजा जाता है, लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तुलसी का क्या मतलब रोल है? एक तरीके से तुलसी का बहुत बड़ा रोल है। आपने ये खुद कहा कि लोगों की एक वो इमोशनल अटैचमेंट है, एक रिलीजियस अटैचमेंट है तुलसी के साथ। उसकी कुछ वजूहात है कि तुलसी को अगर पूजते हैं, घर में रखते हैं, कि उसको बहुत अच्छा माना जाता है। वो इसलिए भी उसको माना जाता है कि तुलसी को भी एक एयर प्योरीफायर, एक प्योरीफायर माना जाता है कि उसके रखने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। उसका वो अपना एक इफ़ेक्ट है। इसका जो एक एरोमा है, इसकी जो प्रेजेंस को बहुत अच्छा माना जाता है कि बीमारियों से दूर रखते हैं। अब बाकी जो इसका मेडिसिनल आप इस्तेमाल कह रही है कि दवा के तौर पे कैसे करेंगे, ये देखते हैं आपके घर में खांसी ज़ुकाम बच्चों को, बड़ों को हो जाता है, तो तुलसी के पत्ते काट के हम उसका काढ़ा बना के पिलाते हैं। तो वो इसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो जो सोर थ्रोट है या खांसी है, वो जो बलगम होता है उसको वो थोड़ा न्यूट्रलाइज करता है, सॉफ्टन करता है, वो निकल जाता है। उसको निकालने में मदद तो हो जाती है, प्लस एज एन एंटीसेप्टिक भी ये काम करता है कि अगर गले में खराश है, वहाँ पे कोई लोकल इन्फेक्शन है, उसको ये दूर करता है। ये तो हो गया कि हमने वो उसको पिलाया या उससे गरारे कराए। तुलसी को हम नीम के पत्तों के साथ भी अगर दोनों को मिला के उबाल के रख दे, फिर उसकी वो चाय बना के पी लें, बिल्कुल अगर बिल्कुल वो हो रहा है, बहुत तेज खांसी जुकाम हो रहा है, छींके आ रही है, जकड़ जाता है कई बार सर, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी जो शानदा, जिसे हम कहेंगे डिकॉक्शन, जो शानदा या चाय जैसे भी आप नाम कहें उसे, उन दोनों को उबाल के हम रख लें, थोड़ा सा गुनगुना करके थोड़ा थोड़ा पी लें
दिन में 2-3 बार कई बार पी ले, कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा भी तो चोट कहीं पे लगे, तुलसी का भी और नीम का काफ़ी ज़्यादा वो इकट्ठे इनका इस्तेमाल होता है कि उस चोट पे लगा सकते हैं। या अगर आपको चाय पीनी है तुलसी और इसकी, आप देख रहे हैं तुलसी की भी कितनी ग्रीन टीज आती है आजकल तुलसी के कॉम्बिनेशन के साथ। वेट लॉस के लिए इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा माना जाता है। और एज एन एंटीऑक्सीडेंट मैं बार बार इस बात का स्ट्रेस हर प्रोग्राम में देती हूँ कि जो हमारी ये चीज़ें हैं ये हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है, तो इनका आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। और मैं उम्मीद करती हूँ जो हम नाजरीन को हर बार बताते हैं वो इनका इस्तेमाल कर रहे होंगे और काफ़ी उनको फ़ायदा भी हो रहा होगा इन चीज़ों का। तो तुलसी का वो खास तौर पर इस्तेमाल कर, तुलसी तकरीबन मुझे लगता है हिंदुस्तान के हर घर में है। तो तुलसी को अगर थोड़ा सा खांसी जुकाम हो रहा है, तुलसी के 2-4 पत्ते काट लीजिए, उनकी चाय बनाए, नीम के 2-3 पत्ते उसमें डाल दीजिए, थोड़ा सा शहद डाल दीजिए, उससे पी लीजिए, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, आपको शायद दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आगे। और बाल में डैंड्रफ है आपके, तो इसको नीम के पत्तों के साथ इसको उबाल के लास्ट में पानी में डाल के इससे बाल धो लीजिए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अगर चोट है, इसके पानी से वो चोट को साफ़ कीजिए तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इससे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। तो नाजरीन, देखा आपने कि हिंदुस्तान के तकरीबन हर आंगन में पाई जाने वाली तुलसी कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो फ़िलहाल वक्त हो चला है अपने नाजरीन से इजाज़त लेने का। डॉक्टर साहिबा, आपसे फिर राब्ता कायम करेंगे अगले एपिसोड में। फिर हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमें बहुत कुछ जानकारी और फराहम करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर साहिबा को दीजिए इजाज़त। नाज़रीन, देखिए ना, ये कुछ लम्हे फुर्सत के आपके संग कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात का कीजिए इंतज़ार। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।